नमस्कार बच्चों, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने प्लस 2 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने एक नया पार्ट शुरू कर रहे हैं आज, जिसका नाम है धारा विद्युत की। ठीक है, अपने सबसे पहले स्थिर विद्युत की के बारे में पढ़ा था और आज अपने जो धारा विद्युत की है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर अपने 2 चैप्टर आएंगे, एक तो आपका जो 5वां चैप्टर है और एक जो आपका 6ठा चैप्टर है। ठीक है, अपने यूनिट फर्स्ट पढ़ दी है। यूनिट फर्स्ट के अंदर अपने 4 चैप्टर पढ़े हैं। ठीक है, ये आपको पता था किसके थे, ये स्थिर विद्युत की जो आपकी ब्रांच थी उस स्थिर विद्युत की के थे। और आज अपने जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, धारा विद्युत की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर शुरुआत के 4 चैप्टर जो कितने अंक के थे, 7 अंक के थे। आज अपने जो पढ़ने वाले हैं धारा विद्युत की के चैप्टर वो कितने नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं। ठीक है, तो आज अपने ये 5 नंबर वाला जो पार्ट है इसे शुरू कर रहे हैं। इसके बाद में आपके 4 चैप्टर और बचते हैं फर्स्ट फिजिक्स के अंदर, यानी शुरुआत की जो आपकी 5 यूनिट है उनके अंदर। और अब अपने इन्हें शुरू करेंगे। इनमें से जो आपका 5वां चैप्टर है ये है विद्युत धारा के बारे में, और 6ठा जो है वो अपने परिपथ के बारे में, विद्युत परिपथ। तो 5वां जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। देखिए, विद्युत धारा अपने शुरुआत से बात करते हैं। धारा के बारे में आप सभी जानते हो, छोटी क्लासों में पढ़ करके भी आए हो कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा के बारे में आपको पता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को अपने क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे विद्युत क्षेत्र के अंदर अपने पास में कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर कितना आवेश गुजरता है तो उसे अपने क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। यानी किसी निश्चित समय अंतराल में किसी पॉइंट से गुजरने वाले जो आवेश है उसे अपने क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। या आप बोल सकते हो कि 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितना आवेश गुजरता है उसी को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। या सीधी जो परिभाषा आज तक आप लोग पढ़ते हो वो भी लिख सकते हो कि आवेश के प्रवाह की दर को अपने क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। आप सभी को पता है कि आवेश का प्रवाह है हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, आवेश का प्रवाह है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, ये कौन से आवेश की बात कर रहा है, ये धनावेश की बात कर रहा है कि धनावेश जो होता है उसका प्रवाह किस ओर होता है, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो ऋणावेश का फिर कहाँ से कहाँ होगा, ऋणावेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। ठीक है, इसका उल्टा होता है धनावेश के। आपको पता है कि धारा की जब भी अपनी बात करते हैं तो अपने क्या बोलते हैं, जैसे कोई एक परिपथ बना दे तो इस परिपथ के अंदर अपने धारा की दिशा क्या लेते हैं, धारा की दिशा हमेशा ये बोलते हैं कि धनावेश से निकल करके धारा क्या करती है, ऋणावेश में प्रवेश करती है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर किसकी दिशा लेते हैं, अपने धारा की दिशा लेते हैं। ये आपका उच्च विभव का सिरा है और ये निम्न विभव का सिरा है। तो अपनी धारा की जो दिशा है वो क्या है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर है। परंतु आपको पता है कि जो चालक होते हैं, चालकों में मुख्य रूप से आवेश प्रवाह किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। और इलेक्ट्रॉन किस तरीके का आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। जो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस दिशा में जाता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या करता है, गति करता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। इसलिए अपने क्या करते हैं, जो धारा की चीरसमत अपने दिशा लेते हैं उसमें हमेशा अपने ये बात बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह के विपरीत दिशा में किसकी दिशा है, धारा की दिशा है। ठीक है, अगर अपने ये माने कि अपने पास में कोई एक पृष्ठ है जिससे t समय में होकर के q आवेश गुजर रहा है तो I किसके इक्वल आता है, Q/T के बराबर आता है। ठीक है, तो सूत्र धारा का क्या आता है, I = Q/T आता है। और अगर अपने औसत धारा की बात करते हैं I को अपने क्या लिखते हैं, del Q/del T
टी लिखते हैं, ठीक है, डेल क्यू अपॉन डेल टी लिखते हैं। और अगर तात्क्षणिक धारा की बात करेंगे, तात्क्षणिक धारा की, तो तात्क्षणिक धारा के लिए अपने क्या करेंगे, अपने लिखेंगे लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल क्यू अपॉन डेल टी और आई इक्वल डी क्यू बटा डी टी। ये क्या है, विद्युत धारा का सूत्र है, आई इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी। इसे अपने सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, ठीक है। और अगर मात्रक की बात करें, धारा का मात्रक, तो एसआई पद्धति के अंदर जो 7 मूल मात्रक है उसमें से एक मूल मात्रक जो है वो किसके लिए है, विद्युत धारा के लिए है। और विद्युत धारा के लिए आप सभी जानते हो एसआई पद्धति में जो मात्रक है उस मात्रक का नाम है एम्पियर। क्या नाम है, एम्पियर। तो एसआई पद्धति में विद्युत धारा का जो मात्रक होता है अपने पास में वो क्या होता है, एम्पियर। तो एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक क्या लिखेंगे, अपने एम्पियर लिखेंगे। एमकेएस पद्धति की अगर बात करें या इसी का विस्तृत एमकेएस जो है वो एसआई जो है वो एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप है। तो अगर अपने अन्य मात्रक की बात करें तो यहाँ से कूलाम पर सेकंड आप लोग इसे लिख सकते हो, यानी जो एम्पियर है इसे आप लोग क्या कर सकते हो, कूलाम पर सेकंड लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम और समय का क्या है, सेकंड है। और अगर सीजीएस पद्धति की बात करें, सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो EMU मात्रक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट जो मात्रक है वो होता है। और वो किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर 1/10 के बराबर होता है। और ये जो मात्रक होता है इस मात्रक का नाम होता है बायोट, जिसे अपने सीधा सीधा क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं, ठीक है। या अपने इसी को क्या बोला जाता है, एब एम्पियर बोला जाता है, एब एम्पियर। तो 1 एम्पियर जो है वो किसके बराबर होता है, 1/10 बायोट बाई के बराबर होता है। बायोट या आप इसे क्या बोलो, बाई बोलो, ठीक है। इसके क्या होता है, ये बराबर होता है, ठीक है। या 1/10 एब एम्पियर आप लोग इसे बोल सकते हो। और अन्य अगर अपनी बात करें इसकी विमा की, तो विमा आप सभी जानते हो एसआई पद्धति का मात्रक है एम्पियर। तो A1 जो है वो क्या आ जाती है, इसकी विमा आ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एक बातें थी अपनी विद्युत धारा के बारे में। कुछ अन्य बातें अगर देखें तो देखिए, धारा किस प्रकार की राशि है, तो धारा में हमेशा अपने बात करते हैं दिशा की, फिर भी धारा किस तरीके की राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है। धारा अगर आपसे पूछे किस प्रकार की राशि है, तो धारा किस प्रकार की राशि होगी, अदिश राशि होगी। हालांकि धारा की दिशा होती है फिर भी ये किस प्रकार की राशि है, एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हो कि किसी भी राशि के सदिश होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सदिश होने के लिए जो पहली और अनिवार्य शर्त है वो है दिशा, और दूसरी और अनिवार्य जो शर्त है वो क्या है, जो आपके पास में सदिश योग के नियम है या जो सदिश नियम है उन सदिश नियमों का ये क्या करनी चाहिए, पालन करने चाहिए। जैसे अपने त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम, ये उन नियमों का पालन भी करना ज़रूरी है, ठीक है। तो सदिश होने के लिए सिर्फ दिशा को होना ज़रूरी नहीं है, दिशा के साथ साथ जो सदिश नियम आपके पास में है, सदिश संयोजन के जो नियम आपके पास में है, त्रिभुज का जो नियम है, चतुर्भुज का जो नियम है, बहुभुज का जो नियम है, उनका पालन करना भी सदिश राशि के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। परंतु धारा में दिशा तो होती है परंतु इस नियम का क्या नहीं होता है, पालन नहीं होता है। धारा जो है इस नियम का क्या नहीं करती है, पालन नहीं करती है, जिसकी वजह से ये किस प्रकार की राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है। जैसे देखिए अपने डायग्राम की सहायता से मैं आपको बताता हूँ, इस साइड से कोई धारा आ रही है, ठीक है, यहाँ से धारा आ रही है मान लिया 3 एम्पियर, और यहाँ से कितनी आ रही है, 2 एम्पियर, और इस साइड अगर धारा जा रही है तो 3 और 2 5 जुड़ करके कितने हो जाते हैं, 5 एम्पियर हो जाते हैं, ठीक है। यानी अपने इस साइड से और इस साइड से धारा आ रही है, एक 3 एक 2 और दोनों मिलकर के कितनी हो जाती है, 5 एम्पियर हो जाती है, 5 आई हो जाती है। ये जितना भी कोण हो, अब देखिए अगर धारा इस प्रकार से आ रही होती, इस तरीके से यहाँ से आ रही होती 3 और यहाँ से आ रही हो 2 और यहाँ कितनी आ जाएगी, 5 एम्पियर ही जाएगी, ठीक है। दोनों डायग्रामों में आप देख सकते हो कि धारा जो है वो चाहे कितने ही कोण से आए, जैसे यहाँ कोण जो है वो ज़्यादा है, यहाँ कोण इस कोण की तुलना में क्या है,
कम है, तो यहाँ कोण ज़्यादा है, यहाँ कोण क्या है, कम है। परंतु आप लोग देख सकते हो कि जो परिणामी धारा आपको मिल रही है वो कितनी मिल रही है, दोनों के जोड़ के बराबर। इन 3 और 2 को जोड़ा 5, इन 3 और 2 को जोड़ा कितना, 5। यानी जो कोण बन रहा है उस कोण से कोई फर्क नहीं पड़ता विद्युत धारा को, यानी जो अपने सदिश योग के जो नियम है उनका यहाँ क्या नहीं होगा, पालन नहीं होगा। ठीक है, इस हिसाब से तो अगर अपने आर की बात करते, परिणामी की बात अगर अपने करते, तो अपने फॉर्मूला आप सभी जानते हो परिणामी ज्ञात करने के लिए, उसमें थीटा आता है। थीटा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, परंतु धारा जो है उसमें थीटा चाहे कितना ही हो, ये जो परिमाण आ रहा है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि धारा जो है वो किस प्रकार की राशि है, एक अदिश राशि है। क्यों है, इसका स्पष्टीकरण मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ एक बातें आपकी बुक में और दी गई है, जिसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार की वस्तुएं जो होती है उनमें आवेशवाहक कौन होते हैं। जैसे अगर अपने चालक की बात करें और निर्वात नलिकाओं की बात करें, वैक्यूम ट्यूब्स, निर्वात नलिकाओं की बात करें, तो इन सब में जो धारा प्रवाह होता है, उस धारा प्रवाह का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि अपने जो चालक होते हैं या जो निर्वात नलिकाएं होती है उनमें धारा प्रवाह किसके कारण होता है, तो आप लोग बता दोगे कि उनमें धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। निर्वात नलिका में और चालक, इन दोनों में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। दूसरा, जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों में जो धारा का प्रवाह है वो किसके कारण होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी होता है, प्लस जो होल होते हैं उन होल के कारण भी होता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज के कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। किसमें, अर्धचालकों में, यानी जो अपने पास में अर्धचालक है उनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण प्लस जो होल होते हैं दोनों के कारण होते हैं। ठीक है, यानी धारा प्रवाह की वजह दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल भी होते हैं। परंतु जो चालक होते हैं उनमें धारा का प्रवाह सिर्फ किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और देखिए इसमें अगर अपने विद्युत अपघट्य की बात करें, विद्युत अपघट्य कि विद्युत अपघट्य जो होते हैं इनमें धारा का प्रवाह किस कारण होता है, तो इनमें धारा का प्रवाह होता है धनावेश और धनायन और ऋणायन के कारण, धनायन और ऋणायन के कारण। यानी जो विद्युत अपघट्य होता है इसमें क्या बनते हैं, आयन्स बनते हैं, आयन बनते हैं, इनमें धनायन बनता है, ऋणायन बनता है, और इन धनायन और ऋणायन की वजह से क्या होता है, विद्युत अपघट्य जो होते हैं इनमें धारा का प्रवाह होता है। और जो परमाणविक नलिकाएं होती है, परमाणविक गैस युक्त जो विसर्जन नलिकाएं होती हैं, डिफ्यूजन ट्यूब्स जो होती है, विसर्जन नलिकाएं जो होती है, इनमें जो धारा का प्रवाह है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है धनायन और इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, धनायन के कारण, और प्लस किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इनमें धनायन और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण क्या होता है, विसर्जन नलिका में धारा का प्रवाह होता है। विद्युत अपघट्य में सिर्फ धनायन ऋणायन, और अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल, और जो चालक होते हैं और जो निर्वात नलिकाएं होते हैं उनमें किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, तो दो प्रकार की नलिकाएं इसमें आई है, एक तो निर्वात नलिका और एक आई है विसर्जन नलिका। दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, ये वैक्यूम ट्यूब्स होती है और ये विसर्जन नलिका डिफ्यूजन ट्यूब्स होती है। ये तो आपके सिलेबस में अभी तो नहीं है, पुरानी अगर बुक्स देखेंगे उनमें आपको मिलेगा विसर्जन नलिकाएं, और इनमें आवेश का प्रवाह धनायन और इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, और निर्वात नलिका जो होती है इनमें किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें थी अपने विद्युत धारा के बारे में कि किसके अंदर धारा का प्रवाह किस कारण से होता है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दारा गंतव। नया टॉपिक है अपना दारा गंतव। दारा गंतव को जे से लिखते हैं भी। दारा गंतव को किससे लिखा जाता है? जे से लिखा जाता है। जो एकांक क्षेत्रफल होता है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा को क्या कहा जाता है? दारा गंतव कहा जाता है। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा क्या कहलाती है? दारा गंतव कहलाती है। इसे लिखते हैं किससे? जे से। और जे किसके बराबर होता है? आई अपॉन एस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जे इक्वल आई अपॉन एस के बराबर होता है। अगर एस का मान आप लोग 1 रख देते हो तो आपको पता है जे किसके बराबर आ जाएगा? आई के। यानी एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा क्या कहलाती है? दारा गंतव कहलाती है। देखिए अपने एक डायग्राम की सहायता से इसे समझते हैं। जैसे इस दिशा में क्या हो रहा है? आवेश का प्रवाह हो रहा है। यहाँ से कौन गुजर रहा है? आवेश गुजर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर अपने क्या कर दिया? एक डेल एस क्षेत्रफल का पृष्ठ रख दिया और इसका जो एकांक सदिश है एन कैप, उसकी दिशा किस ओर आएगी? इस ओर आएगी, ठीक है। जिससे दारा गंतव जे का जो मान आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा डेल आई अपॉन डेल एस। क्या आता है? डेल आई अपॉन डेल एस आता है, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर अपने ये थीटा कोण बनाता, किसके साथ में? आवेश जो जा रहा है उसके साथ में क्षेत्रफल अगर क्या करता? थीटा कोण बनाता तो क्या होता? तो थीटा कोण अगर बनता तो कुछ इस तरीके से बनता। ये तो प्रारंभिक है इसका, और अब कितना कोण बना देना है? इसे थीटा कोण बना देना है, ठीक है। यानी जो अपने एन कैप है ये क्या कर रहा है? अगर आवेश के प्रवाह की दिशा के साथ में थीटा कोण बना रहा है तो आवेश के प्रवाह की दिशा में कितना क्षेत्रफल आएगा? वो आएगा डेल एस। ये जो दिशा है किसकी है? आवेश के प्रवाह की दिशा है। डेल क्यू अपॉन डेल टी मान सकते हो। और डेल एस जो है वो कौन सी दिशा में? एन के में। क्षेत्रफल की दिशा आपको पता है कहाँ होती है? मिश्रण क्षेत्रफल के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो जे है वो किसके बराबर? डेल आई अपॉन, और डेल एस की जगह अब क्या आएगा? डेल एस कोस थीटा आएगा। यानी इस ओर इसका जो घटक आएगा वो क्या आएगा? डेल एस कोस थीटा आएगा। ये जो इसकी दिशा है इसके साथ में कितना कोण बन रहा है? अब थीटा कोण बन रहा है। और जिस भुजा पर थीटा स्थित होता है उसकी ओर जो घटक लेते हो वो किस में आता है? वो कोस में आता है, ठीक है। तो इस ओर जो अब आपका घटक आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा डेल एस कोस थीटा। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो? यहाँ से लिख सकते हो डेल आई बराबर जे डेल एस कोस थीटा। और परिमित क्षेत्रफल के लिए अगर बात की जाए, परिमित क्षेत्रफल के लिए अगर बात की जाए तो आई किसके इक्वल लिख सकते हो? जे वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर डी एस वेक्टर के बराबर लिख सकते हो। समाकलन के रूप में अगर लिखना चाहो तो आई को क्या लिख सकते हो? जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। यानी अपने यहाँ क्या किया है? ये जो लिखा है ना आप लोगों ने डेल आई, इसके बीच में एक लाइन और जोड़ सकते हो आप लोग, किसकी? जे वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर की। जो आपका डेल आई है वो किसके बराबर है? जे वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कोण कितना है? ये थीटा है। किसके साथ में? कोस के साथ में। अगर कोस के साथ में कोई टर्म लिखी जाती है तो उसे आप किस रूप में लिख सकते हो? डेल आई बराबर जे वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर रूप में लिख सकते हो। यानी दोनों के बीच में आप क्या लगा सकते हो? डॉट लगा सकते हो। और दोनों जो राशियाँ हैं उनके ऊपर क्या लगा सकते हो? वेक्टर लगा सकते हो। तो डेल आई किसके बराबर? डेल आई अपना जे वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर के बराबर आ जाता है, ठीक है। ये किसका मान है? डेल आई का मान है। और यहाँ से आई किसके बराबर? जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के बराबर। ये फॉर्मूला आई का आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। हालांकि कोई न्यूमेरिकल वगैरह तो नहीं है आपकी बुक में ऐसा जिसमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़े। धारा घनत्व का ये सूत्र आप लोगों को जरूर याद रखना है। यहाँ से
ये औसत मान के लिए सूत्र आता है। और अगर देखो इसी सूत्र को आप लोग ये भी लिख सकते थे, यानी अगर किसी बिंदु की बात की जाती, किसी बिंदु पर धारा घनत्व अगर आपको पूछा जाता, तो किसी बिंदु पर अगर निकालना होता, तो बिंदु की अगर बात करते तो बिंदु कब आता, बिंदु तब आता ना जब क्षेत्रफल आपके पास में क्या होता, बिल्कुल छोटा सा होता। आई बात समझे, बिंदु जो है वो कब आता है, बिंदु तब आता है जब आपके पास में क्षेत्रफल बिल्कुल छोटा सा होता है। जैसे अगर आपको किसी समय पर बोलता, किसी समय पर या किसी क्षण विशेष पर बोलता, तात्क्षणिक धारा घनत्व की बात करता, तब डेल टी टेंड्स टू 0 करते। अब बिंदु के लिए बोल रहा है, तो बिंदु के लिए डेल एस टेंड्स टू 0, और किसके बराबर, डेल आई बटा डेल एस के, किसके, डेल आई बटा डेल एस के, और जे किसके बराबर आ जाता, डी आई बटा डी एस के बराबर आ जाता। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते थे आप लोग, जे बराबर डेल डी आई बटा डी एस लिख सकते थे। देखिए इसके जैसा कुछ एक फॉर्मूला बनता, अगर समाकलन कर देते अपने इसका, यही आपको प्राप्त होता। परंतु थीटा का आपको पता होना जरूरी है कि थीटा कब बनता है, थीटा तब बनता है जब आपका डेल एस जो है वो आवेश प्रवाह की दिशा के साथ में, या धारा के प्रवाह जिस दिशा में धारा जा रही है उसके साथ में कितना कोण बना रहा है, अगर थीटा कोण बना रहा है, तब आप लोग क्या लिखते हैं, इसे थीटा कोण बनाते हुए लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अपने टोटल बात है धारा घनत्व के बारे में। अगर यहाँ से धारा घनत्व का मात्रक आप लोगों को पूछा जाता है, तो मात्रक आप लोग लिख सकते हो ना। ये देखिए, ये सूत्र आपके पास में है, J इक्वल क्या लिखा हुआ है, I अपॉन S। मात्रक धारा का तो क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या बनता है, इसका मात्रक बनता है। ठीक है, मात्रक ध्यान रखना है, सिर्फ A लिखना है एम्पियर के लिए, A पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, इसका मात्रक होता है। ये एम्पियर धारा का मात्रक, ये मीटर जो है वो दूरी का मात्रक है। तो मीटर की स्क्वायर की है, क्योंकि यहाँ क्या है, एस जो है वो क्षेत्रफल है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, एस जो है वो क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है, ठीक है, न कि समय को व्यक्त कर रहा है। जो एस अपने लिखा है वो किसे व्यक्त कर रहा है, क्षेत्रफल को, इसलिए अपने क्या लिखा है, मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर क्या है, एस के लिए है। इतनी बात अगर आपने देख ली हो, अगर विमा वगैरह पूछी जाती तो लिख देते ना, एम्पियर के लिए और मीटर स्क्वायर के लिए। मीटर स्क्वायर वाली विमा जो है वो भाग के अंदर आ रही है, तो उसे ऊपर लेकर के जाओगे तो माइनस में बदल जाएगी ये। तो ये कुछ एक बात थी धारा घनत्व के बारे में। आगे बढ़ते हैं अपनी और बात करते हैं धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह है। नया टॉपिक शुरू करते हैं अपनी। नया टॉपिक है धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह है। धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह है, ठीक है। तो धात्विक चालकों की अगर आपने बात की जाए तो आप सभी जानते हो जो चालक होते हैं, चालकों के अंदर क्या मिलते हैं, चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और चालकों में क्या होते हैं, फिर धनायन बचते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ये सभी इसके अंदर क्या होते हैं, बनते हैं। परंतु जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, लगातार टक्कर करते रहते हैं। किसके साथ, अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ। जो धनायन बचते हैं उन धनायनों के साथ में, और जो आयन होते हैं उन सभी के साथ में ये क्या करते हैं, टक्कर करते रहते हैं। तो जो धात्विक चालक होते हैं उनमें क्या है, धनायन भी होते हैं और ऋणायन भी होते हैं। जैसे अगर अपने चालकों की बात करें तो चालक जो है उनमें परमाणु भी हो गए, परमाणु जो है उनमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और उनमें प्रोटॉन भी होते हैं। सभी होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, विद्युत के उदासीन होते हैं। हालांकि उनमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, दोनों प्रकार के आवेश है, फिर भी वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, क्योंकि उनकी संख्या क्या रहती है, बराबर रहती है। पर जो धात्विक चालक होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति करते रहते हैं लगातार। परंतु क्या होता है कि वो लगातार गति के साथ साथ वो हमेशा टक्कर भी करते रहते हैं। टक्कर की वजह से जितनी ऊर्जा वो ग्रहण करते हैं उसकी क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। अगर आप लोग क्या करो, किसी धात्विक चालक में एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दो। जैसे ये एक धात्विक चालक है और इसमें मैंने क्या कर दिया, एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया है। तो
इस काल्पनिक पृष्ठ में आप लोग देखोगे कि जितना आवेश इस पृष्ठ के एक ओर जा रहा है उतना का उतना आवेश इसके दूसरी ओर भी जा रहा होगा। यानी रेंडमली क्या हो रही है, यादृच्छिक रूप से टकरें हो रही है, परंतु जितना आवेश इसके एक साइड जा रहा है उतना का उतना आवेश इस पृष्ठ के दूसरी साइड भी जा रहा है, जिससे नेट आवेश प्रवाह है, जिससे नेट आवेश प्रवाह क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि ये जो पृष्ठ है इसके एक साइड जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने के उतने इलेक्ट्रॉन इसके दूसरी साइड भी जा रहे हैं, यानी दोनों साइड में समान आवेश जा रहा है, जिससे क्या होता है, नेट आवेश प्रवाह है शून्य हो जाता है। अब अगर आप लोग क्या कर दो, अब यदि आप लोग इसे जोड़ दो विद्युत क्षेत्र से, क्या कर दो आप लोग इसे विद्युत क्षेत्र से जोड़ दो, तो आपको पता है कि अगर आप इसे विद्युत क्षेत्र से जोड़ देते हो तो इन चालकों पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। क्या लगेगा, इन चालकों पर एक बल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है, एफ वेक्टर इक्वल क्यू ई वेक्टर। आवेश क्या है चालकों में, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या बनता है, एफ वेक्टर इक्वल माइनस ई वेक्टर। तो जो अपने पास में चालक है उनमें जो आवेश वाहक गति कर रहे हैं, उन आवेश वाहक मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों पर क्या है, विद्युत बल लगता है। और इस विद्युत बल के कारण ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करते हैं, एक बल का अनुभव करते हैं। ये बल जो लग रहा है एफ वेक्टर इक्वल माइनस का ई वेक्टर, तो एफ वेक्टर और ई वेक्टर, ठीक है। तो ये बल जो है वो क्या लगता है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है माइनस की वजह से। यानी बल कौन सी दिशा में कार्य कर रहा है, बल जो कार्य कर रहा है ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, ठीक है। यानी ये जो आवेश वाहक गति कर रहे हैं, अब विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नेट आवेश के प्रवाह का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। नेट आवेश प्रवाह का क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। यानी इन पर क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, ठीक है। और इस बल की वजह से ये क्या करेंगे, एक निश्चित दिशा के अंदर नियमित गति करते हैं। और इस प्रकार की जो नियमित गति होती है इसे अपने क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अपवाह। क्या कहा जाता है, इससे अपवाह कहा जाता है। अपवाह इंग्लिश में जिसे अपने ड्रिफ्ट बोलते हैं। ड्रिफ्ट वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है किसी को खींच करके अपने साथ ले जाना, किसी को धकेलना। तो एक तरीके से आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से गति कर रहे थे, जो धात्विक काल्पनिक पृष्ठ अपने इसके अंदर खींचा है, उसके एक साइड जितने जा रहे थे उतने भी क्या कर रहे थे, दूसरी साइड जा रहे थे। कब जा रहे थे, जब अपने किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा था। जब अपने बल नहीं लगा रहे थे तब इनकी मर्जी थी ये इधर जाएं या इधर जाएं, इनकी मर्जी थी। परंतु नेट आवेश प्रवाह क्या हो रहा था, शून्य प्राप्त हो रहा था। अब आपने क्या कर दिया, इन पर एक बल आरोपित कर दिया। जैसे ये चालक है, इस पर अगर ये इलेक्ट्रॉन माने और आपने क्या कर दिया, विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, तो इस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये क्या करेंगे, एक बल का अनुभव करेंगे। और इसे अपने क्या कहा जाता है, इसे अपने कहा जाता है अपवाह, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने, और अपना नया टॉपिक शुरू होता है अपवाह वेग। अपवाह वेग, इसी के अंदर अपने पढ़ रहे हैं धात्विक चालकों के आवेश प्रवाह के अंदर, और अपने अपवाह वेग की बात कर रहे हैं कि अपवाह वेग क्या होता है। देखिए अपने सिर्फ अपवाह वेग की नहीं, इसी के अंदर अपने जो मुक्त पथ है, माध्य मुक्त पथ है, विश्रांति काल है, माध्य विश्रांति काल है, और अपवाह गति जो है उन सब की अपने इसके अंदर बात करेंगे। देखो सामान्यतः क्या होता है, सामान्य जो चालक होता है उसमें जो आवेश वाहक होते हैं वो अनियमित रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और अनियमित गति के दौरान वो एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, टक्कर करते रहते हैं। एक दूसरे से वो क्या करते रहते हैं, टक्कर करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ से चला, यहाँ पर पहुँचा, टकराया, और फिर इस साइड गया, फिर टकराया और इस साइड गया। या और टक्करों के दौरान जो पथ तय करता है वो पथ कैसा होता है, सरल रेखीय होता है। यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो टक्करों के मध्य जो जिस पथ पर चल रहे हैं वो कैसा पथ होता है, वो पथ होता है सरल रेखीय पथ। यानी अपने पास में इलेक्ट्रॉन है वो लगातार टक्कर कर रहे हैं, और टक्कर के दौरान वो क्या कर रहे हैं, टकरा करके दिशा बदल करके दूसरी साइड में जा रहे हैं। पर दो टक्करों के मध्य जो दूरी तय कर रहा है, जैसे यहाँ और यहाँ आप लोग देखो, ये जो पथ है ये कैसा है, सरल रेखीय। इस जगह और इस जगह अगर आप लोग पथ देखो तो ये भी किस प्रकार का है, सरल रेखीय। बाकी बचाओ कल पढ़ेंगे भी अपने।